शरणश्रवणप्रदादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आज हम लोगों का परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में आदरणीय प्रतिकुलपति जी के अध्व दर्शन में सम्माननीय एम्स संस्थान के आदरणीय बिंदे कुमार, प्रोफेसर बिंदे कुमार इस प्राग विद्या वारधि षाड्मासिक पाठ्यक्रम कार्यक्रम में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और जो सर्जरी एक महत्वपूर्ण विषय है जो कि आयुर्वेद में पाठ्यक्रम में पूर्व से सुनिश्चित है, शल्यम और शालक्य तंत्र, तो जो कि सर्जरी से संबंधित है। और आज के जो हमारे आदरणीय विद्वान हैं उनका इस विषय में पिछले 40 सालों का अनुभव है। तो हम सबका सौभाग्य है कि ऐसी महान विभूति इस कार्यक्रम में हमारे सभी का मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित है। मैं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय प्रोफेसर सिद्धार्थ शंकर सिंह जी से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने कुंजिका भाषण से, अपने की नोट से आदरणीय बिंदे कुमार जी का परिचय प्रदान करते हुए अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सविता के इस पावन मंत्र से जो बुद्धियों को प्रचोदित करती है, धियो यो नः प्रचोदयात्, जो सन्मार्ग में लाती है, उस सविता को नमन के साथ समस्त प्रतिभागियों को और आज के वक्ता को मैं कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय की तरफ से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज का दिन कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय के लिए एक विशिष्ट दिन है कि एक वैसे शल्य चिकित्सक से हम लोग भेंट कर रहे हैं जो महज एक चिकित्सक ही नहीं, एक डॉक्टर ही नहीं, उन्होंने अपने जीवन को एक दर्शन के रूप में जिया है। उन्होंने अपने जीवन को एक दृष्टांत के रूप में रखा है। और एक व्यक्ति अपने जीवन में जिन जिन ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहता है, जिन जिन सपनों को देखना चाहता है, उन्होंने इस मुकाम को अपने परिश्रम से प्राप्त किया। आप प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज पटना से एमबीबीएस आपने किया। आप अमंग द टॉप 10 टॉपर्स में रहे। एमबीबीएस में आप बहुत सारे विधाओं में आपने ऑनर्स को प्राप्त किया। आपने एमएस किया सर्जरी, जनरल सर्जरी में। सीबीएसई से, ऑल इंडिया से चयनित होकर आपने देश के सर्वोच्च संस्थान पीजीआई से आपने एमसीएच किया, जो कि यहाँ बिहार के आप पहले शिशु शल्य चिकित्सक के रूप में आप जाने गए। उसके बाद आपने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डिग्री डीएनबी को प्राप्त किया, जो कि इक्विवेलेंट टू एफआरसीएस माना जाता है। उसके बाद अंततः आपने एफआरसीएस किया। इस तरह चिकित्सा शास्त्र में, डॉक्टरी के क्षेत्र में जितने तमाम शीर्षस्थ डिग्रियां हैं, आपने अपने मेहनत, अपने कर्तव्य, अपने परिश्रम के बदौलत आपने मुकाम को हासिल किया है। और जो व्यक्ति से
सामान्य जीवन हो, शल्य हो, ज्ञान हो, विज्ञान हो, सबको अपने संभाषण में समाहित करके हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। आप जो हैं अभी मौजूदा अखिल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज पटना के डीन फैकल्टी हैं, हेड भी हैं, और इस तरह से आप समाज की सेवा करते रहते हैं। और अंतरराष्ट्रीय यात्राओं में आपने लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि में आपने भारतवासियों का सेवा का जो संकल्प लिया है वह धन्य है, और हम भी धन्य हैं कि आज आपके संभाषण को हम लोग सुनेंगे। नमस्कार है और आपका अभिनंदन है डॉक्टर प्रोफेसर बिंदु कुमार जी, और आपके संभाषणों के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आपको कि हमारे प्रतिभागियों को, शोध प्रतिभागियों को आप दिग्दर्शन दें अपने वक्तव्य से। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि इसमें आपको अपने छात्रों के बारे में परिचय करा दूं, प्रतिभागियों के बारे में परिचय करा दूं। इसमें बीएमएस पार करके जो आयुर्वेद से जो एमडी कर चुके हैं, जो सर्जरी में भी हैं, मेडिसिन में हैं, वो लड़के हैं प्रतिभागी। व्याकरण के, साहित्य के, दर्शन के सारे प्रतिभागी हमारे 119 के करीब प्रतिभागी हैं। और दर्शन, साहित्य, संस्कृत की सामान्य विधाओं के मैं प्रतिभागियों से कहना चाहूंगा कि आप सीखें और देखें कि किस तरह से शल्य चिकित्सा में भी हमारे व्याकरण में, हमारे साहित्य में से झलकती है। शब्द भेदी बाण हमने सुना होगा। शब्द भेदी बाण हम ये समझते हैं कि उससे दशरथ ने आखेट के समय एक उसको, जिसको क्या कहते हैं, यदवीर जी चले गए, जो श्राप लगा था दशरथ को इस शब्दवेदी बाण से, किसको दशरथ ने, श्रवण कुमार को, जो हाँ, जो अपने पिता को भी एप्लीकेशन और उसका उपयोग हम लोग देखेंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर बिंदु कुमार सर को, आप जिन भी हैं, कि हमारे प्रतिभागियों को और हम लोगों को अपने ज्ञान से लाभान्वित करें। आपके अभिभाषण के लिए मंच जो है प्रस्तुत है। आपका अभिनंदन है। नमस्कार। नमस्कार प्रतिकुलपति जी, सिद्धार्थ शंकर सिंह जी, आचार्य वाईएस शास्त्री जी, आचार्य सोनू कुमार जी, आचार्य विजय भूषण जी, आचार्य सुप्रिया जी, आचार्य दुबे जी और आचार्य श्रवण कुमार जी। श्रद्धेय सिद्धार्थ जी का जो संभाषण था वो अतिशयोक्ति से भरपूर था। मैं उतना डिजर्व नहीं करता हूँ, और मैं जो भी प्राप्त किया जिंदगी में सब दैवी कृपा है, और बंधु बांधवों, मित्रों और शुभेच्छुओं की उनकी इच्छाओं का, उनके दुआओं का परिणाम है। तो मैं कोई भी, जो भी डिग्रियां हैं या जो भी मैंने प्राप्त किया, सब ऊपर वाले की दया से किया। मैं एक निमित्त मात्र हूँ, मैं एक साधन मात्र हूँ, मैं एक माध्यम हूँ, लोगों तक तकलीफ पहुंचाने वाले रोगों को दूर करने का एक जरिया हूँ। मैं किसी चीज को ओन नहीं करता हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, उन्होंने इतनी अच्छी बातें मेरे बारे में बताई। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इतने प्रसिद्ध, प्रख्यात और इतने महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट के सामने हमको बोलने का मौका मिला है। इसके लिए सारे शुभेच्छुओं का, सारे लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने टॉपिक क्यों चूज किया, कि मैं सर्जन अगेन क्यों बनना चाहता हूँ। इस सर्जन दूसरी बार मतलब एक और जिंदगी मिली, तो मैं सर्जन ही क्यों बनना चाहूंगा
इस टॉपिक को चुनने के पीछे मेरा मकसद बड़ा क्लियर था कि जो जिंदगी के टर्मोइल्स हैं, जो तकलीफ हैं, परेशानियां हैं, जो खुशी है, जो आनंद है, अगर दोनों को बैलेंस किया जाए तो हमेशा बैलेंस बेहतर की तरफ जाता है, प्लस तरफ जाता है। अगर मैं अपनी जिंदगी को देखूं तो पीछे मुड़कर, और यही रीजन है कि मैं फिर से सृजन बनना चाहता हूं। आने वाले जो कुछ स्लाइड्स हैं इसमें मैं उन बातों को शेयर करूंगा, उन लम्हों को मैं आपके साथ जीवंत करूंगा जो मैंने जिया है और जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और जिन्होंने हमेशा हमको कुछ नई दिशा दी, नई रोशनी दी। जब जब मैं भटका रास्ते में, उन्होंने, थपेड़ों ने उनको मेरे सामने ले आया। मैं बहुत ईमानदारी के साथ ये कहना चाहूंगा कि अगर हम अपने ऊपर से, अगर अपने ऊपर में, अगर अपने मरीजों के बारे में बात करें तो अपने ऊपर भी जो कर्टेन पड़ा हुआ है उसको जो है, 1 मिनट रामजीवन जी, केस शुरू कीजिए, मैं ज्वाइन कर लूंगा। हाँ ले लीजिए, शुरू कीजिए, मैं ज्वाइन कर लूंगा। आधा घंटा हमको, पौन घंटा लगेगा। तो अगर हम मरीजों के बारे में, अगर मरीजों का जो ब्लू ड्रेप जिस पर हम जो ऑपरेशन करते हैं, अगर मैं खींचूंगा तो मैं अपने अंदर के पीछे के कर्टेन को भी हटाऊंगा, तब बातें बराबर होंगी। तो इस प्रेजेंटेशन में मैं केवल मरीजों का ही जो ड्रेप होता है, जो हम लोग ऊपर रखते हैं ऑपरेशन के पहले, मैं वही नहीं हटाऊंगा। मैं अपने पीछे के परत दर पर जो पर्दे हैं वो भी हटाऊंगा, सो दैट कि हम लोग दोनों आदमी, जो मरीज और हम हैं, एक 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 पैमाने में, एक फ्रेम में रहें। मैं बच्चों का सर्जन हूं, मैं कोशिश किया था कि मैं अच्छा सर्जन बनूं, बट जो नेचर है सर्जरी का वो इस तरह का है कि मैं बहुत बार फेल किया हूं, और उस फेल्योर का हमको, उन घावों का और उन स्कार्स का मेरे शरीर पर स्पष्ट निशान है। और जब भी मैं बैठे देखता हूं तो एक तरह से वो चीजें मेरे मानस पटल पर कौंध जाती हैं। मैं बहुत बार सफल हुआ हूँ उन जिंदगियों को बचाने में जो ऑपरेशन थिएटर में कभी कभी बड़ी प्रिकेरियस स्थिति में होती हैं, आर पार की लड़ाई होती है। बहुत बार मैंने मौत को बचाया है, बहुत बार मैंने कुछ ऐसे पेन दिए हैं अपने बच्चों को जिनको मैं ऑपरेट किया हूँ, जिसके लिए मेरे पास कोई कारण नहीं था और जिसको हटाया जा सकता था। तो कहने का मतलब ही है कि एक जिंदगी, एक मिश्रित जिंदगी रही है। हम लोग ऐसे नहीं थे, हम लोगों की तरफ से क्राइस्ट और जेसस और बड़े बड़े प्रॉफिट हुए, उस तरह से नहीं हुए कि छुए तो मरीज ठीक हो गया। हम लोगों को जितनी जानकारियां थी, वो जानकारियां कचरी भी हो सकती थी और कभी गलत भी साबित हुई बात के रिसर्च में, उनको हम लोगों ने अप्लाई करके 35 साल की जिंदगी में, जो 32 और 35 साल की जिंदगी है, अगर MBBS भी ले ले, तो हमने क्या किया, खोया, क्या पाया, उसका एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। पहली बात तो सर्जरी कहते किसको है? तो सर्जरी की जब बात होती है तो अगर आप जो हम लोग देखते हैं वेबस्टर डिक्शनरी में 1913 का आप अगर एडिशन देखिएगा तो बोलता है कि वो आदमी जो बीमारी को दूर करे, चाहे चोट से लगे चाहे और बीमारी से, ऑपरेशन करके जो दूर करे, उसको सर्जन बोलते हैं। इसका मतलब ही हुआ कि ये वो लोग हैं, बारबेरिक सर्जन, वहां नाउ को सर्जन बोला जाता था क्योंकि उनको पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं होती थी। ये 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की बात है। अगर 1998 में उसी डिक्शनरी का एडिशन देखिएगा तो उन्होंने बोला कि सर्जन एक फिजिशियन होता है जो सर्जरी भी कर सकता है, ये 1998 में। और 2022 का सर्जरी देखिएगा तो मरीज कहीं पड़ा हुआ आप देख रहे हैं, ये रोबोटिक का रूम है और सर्जन एक कंसोल पर बैठकर उसी से हैंडल कर रहा है। ये कंसोल उस रूम में भी हो सकता है, अटलांटिक पार भी हो सकता है, गंगा के इस पार, गंगा के उस पार भी हो सकता है, दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक हो सकता है। और सर्जन का मतलब केवल ये नहीं जो चाकू चल रहा है, सर्जन का ही मतलब जो जीन को भी ठीक कर सके, सर्जन का ही मतलब जो रेडियो एब्लेशन कर सके, सर्जन का ही मतलब जो लेजर से सर्जरी कर सके। सर्जरी का जो रेमिफिकेशंस है, जो वेरिएशंस है, इमेंस है, जिस विशालता की कल्पना ही की जा सकती है, उसको शब्दों में प्रकट नहीं किया जा सकता है। तो सर्जरी जो 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो एक नाउ से शुरू हुई, आज एक फुल फ्लेज विकसित अंग के रूप में, मेडिकल विधा के अंग के रूप में
विकसित हो गई है। अगर हम पीछे जाएं तो ये स्वयंवर, द्रौपदी स्वयंवर का चित्र आपको सबको याद होगा। अर्जुन को एक घूमती मछली ऊपर का, उसको घूमती मछली का छाया देखकर तेल में उसके आंख की पुतली में निशान लगाना था। और इसको माना जाता है कि धनुष प्रत्यंचा और आर्चरी के में इससे बड़ी मिसाल कुछ नहीं हो सकती थी। अगर इसको हम लोग बहुत सिंपल वर्ड में बोले तो उसको एक इमेज देखकर, इमेज माने छाया देखकर तेल में मछली के आंख में विच्छेद करना था। लेकिन आजकल के मॉडर्न जमाने में सारे लोग मशीन अंदर में है और इस दूरबीन पर जो इमेज देख रहे हैं, पटल पर इमेज को टीवी के पटल पर देखकर और उसी को मैनिपुलेट करते हैं। अगर हम लोग दोनों विधा को कंपेयर करें जो अर्जुन ने किया था आज, तो आज भी हम लोग इमेज को ही मैनिपुलेट करते हैं। हम लोग रियल चीज नहीं देख रहे, रियल तो पेट में पड़ा हुआ है, इमेज जो टीवी स्क्रीन पर आता है उसको मैनिपुलेट करते हैं। तो आज के जमाने में जितने सारे सर्जन्स हैं सब न्यू अवतार में, नए अवतार में अर्जुन का ही एक रूप है। जब सर्जन पेशेंट पर चाकू चलाता है तो केवल पेशेंट पर ही चाकू नहीं चलता है, वो अपने चाकू की नोक पर चलता है, चाकू की धार पर चलता है। और जब वो धार पर चलता है तो उसकी स्थिति क्या होती है, जब चाकू लेकर आप चलाते हैं तो आप ये बात को समझते होंगे। वो नितांत अकेला होता है और उसके दिल में सारी आशंकाएं रहती हैं और उस बात का उसको भी डर रहता है कि कहीं मैं फेल नहीं हो जाऊं, नहीं इस चाकू की धार जो बचाने के लिए है कहीं मार नहीं डाले। तो बचाने और मारने के बीच का जो अंतर है वो चाकू की धार के महीन एज की तरह है। और यही जिंदगी एक सर्जन की होती है। कोई भी प्रोफेशन, कोई भी विधा, कोई भी जीने का तरीका उतनी स्वतंत्रता नहीं देता है, उतनी आजादी नहीं देता है, उतना विश्वास नहीं देता है जितनी सर्जरी देती है। आप ये देख सकते हैं। हमको लोग सुन पा रहे हैं? कोई एक आदमी बताएगा? हेलो जी, सुन पा रहे हैं बहुत ठीक से। मैं ऑडिबल हूँ? यस सर, सुन पा रहे हैं ठीक से। मैं एक मैं रिस्पॉन्स चाह रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ सुनाई पड़ रहा है? यस सर, बिल्कुल सुनाई शास्त्री जी। हाँ सुनाई, आवाज स्पष्ट आ रही है, एकदम कंटिन्यू रखिए। बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन चल रहा है सर। धन्यवाद। कोई भी विधा इस तरह से नहीं है जो इतनी स्वतंत्रता देती है। ऐसी स्वतंत्रता कि आदमी अपना शरीर कटवा लेता है एक दूसरे आदमी को अपने अंदर झांकने के लिए। ये जो प्रिविलेज है, ये जो सुविधा है, ये एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, एक सर्जन को ही मैसर है। अगर हम बात करें कि सर्जरी कैसी रही 32 साल का, दुख है, कुछ तकलीफ है, कुछ दुश्चिंताएं थी, कुछ सफलताएं हैं और बहुत सारी असफलताएं हैं जिनका मैं जिक्र इन 32 साल की जर्नी जो एज सर्जन के रूप में मैंने जिया, तो मैं उसको प्रकट करना चाहूंगा, आपसे शेयर करना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि जो फ्रेजिलिटी थी हमारी, जो करेज थी और जो ब्यूटी ऑफ ह्यूमैनिटी है, बहुत बार अपनी तकलीफ को आगे रखना पड़ा है, भूल जाना पड़ा है मरीज की तकलीफ। आपको भूख है, आप अपने प्रॉब्लम में हैं, आप अपने तकलीफ में हैं, आपका अपना घर का कुछ एंगेजमेंट है, लेकिन आपने इसको पीछे छोड़कर अपने कर्तव्य को आगे किया। और इस बात का इससे अधिक जीवंत एग्जाम्पल हर किसी को है कि किस तरह कोरोना में हम लोगों ने देखा। जब हम डॉक्टर बनने गए थे तो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि मरीज को इलाज करते मैं भी मर सकता हूँ। ये होता है आर्मी के साथ कि उसे तो उसको मार रहे अपने को मार रहे। बट कोरोना में हमने देखा कि हम खुद उतने ही वल्नरेबल थे जितने हमारे मरीज थे। और 106 लोगों की शहादत जो बिहार में केवल हुई डॉक्टरों की, मोस्टली सर्जन ही उसमें थे। मैं उनके प्रति अपनी गहरी संवेदना और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ इस फोरम के माध्यम से, जिन्होंने अपने को कुर्बान कर दिया आपको बचाने के लिए। तो ये जो अल्टीमेट सेक्रीफाइस है इस जो है, और अपने तकलीफ को, अपनी प्रॉब्लम को पीछे छोड़कर मरीज की तकलीफ प्रॉब्लम को आके रखना। 32 साल की कहानियां, बहुत बार इन चीजों से रूबरू हुई है, बहुत बार मैं इन चीजों को बहुत नजदीक से छुआ हूं। आपको लगेगा कि ये सब चीजें बताने की जरूरत क्या है। दोस्तों,
जो यंग हमारे दोस्त हैं, जो हमारे हमारे मित्र हैं, सच्चाई बताने से बहुत सारी दिल की भड़ास खत्म हो जाती है। तो अगर आप ट्रूथफुल हैं अपने बारे में, अपने मरीजों के बारे में, तो दोनों लिबरेट हो जाते हैं। और ये प्रेजेंटेशन एक लिबरेशन का मार्ग, एक रास्ता है। कहानी शुरू होती है 90 से। जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, एक बच्चा जो मेरे ही किसी रिलेटिव का था, उसको सांस की नली, खाने की नली जुड़ी हुई थी। किसी ने उसको ऑपरेट नहीं किया, और अल्टीमेटली सारे लोगों ने, जो बड़े बड़े नाम थे, सारे लोगों ने बोला कि हाँ ऑपरेट नहीं हो सकता। उस बच्चे को लेकर मैं कोलकाता, बच्चा वहीं मर गया, और वहीं पर हम लोगों ने, चूंकि छोटा बच्चा था, हम लोगों ने दफना किया है। और मेरे लिए रास्ता खुल गया कि अब जिंदगी में कुछ बनना है तो वही बनना है जो बिहार में कोई नहीं कर रहा है, पीडियाट्रिक सर्जन बनना है। हमने पूछा अपने सीनियर से कि आप लोग क्यों नहीं बने? आप लोग ने इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या ऑस्ट्रिया सबकी डिग्री ली। तो उन्होंने बोला यार इतना तकलीफ है और रिटर्न कुछ नहीं है, क्यों बनना चाहेंगे? हर लोग सिंपल रास्ता लेना चाहते हैं। आज भी अगर जाइए मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सीट सिलेक्शन होता है, तो लोग डर्मेटोलॉजी फर्स्ट चॉइस लेता है, स्किन की बीमारी का टॉपर्स लोग लेते हैं। रीजन बड़ा सिंपल है, 90% डिजीज आंख से देख के चमड़े का आप डायग्नोज कर सकते हैं। छू दिया था 10%, बाकी खत्म हो गया। सब लोग शॉर्टकट लेना चाहता है, इजी रास्ता लेना चाहता है, भूल जाता है कि अंत में जो आपने सुविधा पूर्वक जीवन जिया, वो जिंदगी इतिहास नहीं बनती है। जो जिंदगी तकलीफ में होती है, जो परेशानी में होती है, जो दूसरे को दुख दर्द में शामिल होती है, इतिहास उसी का बनता है। डियर फ्रेंड्स, अपना अपना चॉइसेस है। इतिहास बनाने के चक्कर में आप कभी कभी इतिहास के खुद पार्ट बन जाते हैं। आप लोगों ने वो जो बोइंग विमान जो हडसन रिवर में -56 डिग्री टेम्परेचर न्यूयॉर्क में जो उतरा था, उसकी कहानी सुनी होगी। इस आदमी ने, जो सामने आपको दिखाई पड़ा है, मिस्टर सुली, जो 40 साल से पायलट था, बोला कि मैंने मिलियंस पैसेंजर को कैरी किया, बट 208 सेकंड का जो फासला था, जब उसका दोनों इंजन, दो पक्षी टकराए जिसके चलते डिस्ट्रॉय हो गया था, उसके पास ऑप्शन था या तो हडसन रिवर में उतरे या नजदीक में जो 50 किलोमीटर दूर जो एयरपोर्ट है वहां जाए। उसने हडसन रिवर में उतरना समझा, उसको कोर्ट मार्शल हुआ। लोगों ने बोला कि आपने इतने लोगों की जिंदगी खतरे में डाली। रीजन वेरी सिंपल था, क्या कि नदी में उतरने पर आज तक कोई जहाज में कोई पैसेंजर सुरक्षित नहीं बचा है। हालांकि यहाँ पर उल्टी बात थी, यहाँ सारे पैसेंजर बचाए गए। तो उसको सैमुलेशन पर ले जाया गया। सैमुलेशन ने बताया कि 3 सेकंड कम हो जाता था एयरपोर्ट में पहुंचने में। इसको एक्सोनरेट किया गया, इसको छोड़ दिया गया, और सुली साहब हीरो बन गए। दोस्तों, 40 साल की जिंदगी का डिसीजन आपको 3 सेकंड के फासले के अंतर से करना पड़ा। अगर 3 सेकंड कम नहीं होता सैमुलेशन में, जो मशीन सैमुलेट करती है, तो ये आदमी जेल में और सलाखों के पीछे होता है। जिंदगी इसी तरह हर आदमी का एग्जाम लेती है, और जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके बारे में बात 100% लागू होती हो, चाहे एविएशन प्रोफेशन हो, चाहे मेडिकल प्रोफेशन हो, और चाहे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में दूसरे लोग काम करते हैं। आपकी एक गलती, बहुत लोग बेदर्द होते हैं, कोई माफ नहीं करता है। इसलिए आपको हमेशा चाकू की नोक पर, तलवार की धार पर चलना पड़ता है। जिंदगी में बहुत सारे क्षण ऐसे आए हमारे, जहां पर हमको सोचना पड़ा कि मैं लड़ाई करूं, मैं झगड़ा करूं, बट मैंने सोचा कि इसका एंड रिजल्ट क्या है, इस कॉन्फ्लिक्ट का। अगर एंड रिजल्ट हमारे एंड रिजल्ट से जो मैं चाहता हूं बहुत अंतर नहीं है, इट इज बेटर टू गो विद फ्लो। और आप धारे के साथ बहते रहिए, छोटी मोटी कंप्रोमाइजेस करते रहिए, छोटे मोटे ऊपर नीचे आप करते रहिए। जो लोग आपको नीचा दिखाना होता है उनको बर्दाश्त करते रहिए। जो लोग आपको अपमानित करना चाहते हैं, आपको डिमीन करना चाहते हैं, छोटा बनाना चाहते हैं, आप बने रहिए। आप जो भी म्यूजिक बजाएं उस पर आप नाचते रहिए, जबकि आपकी चीजें, आप अंत जो है आपके मन मुताबिक होता है। लेकिन जब चीजें आपके मन मुताबिक अंत में नहीं हो, जो आपके सिंपल एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करे, आपके विश्वास को क्वेश्चन करे, आपके प्रिंसिपल सिद्धांत जिसके चलते आप जिंदा हैं उसको क्वेश्चन करे, आपको स्विम अगेंस्ट द टाइड करना होता है और कहना पड़ता है ओके, इट इज नॉट ओके टू बी फाइन, आई एम अगेंस्ट इट। मैं एक छोटी सी कहानी से, अगर आप लोगों को है तो मैं इसको बताना चाहूंगा। जब मैं 1990 में 95 में चंडीगढ़ से करके मैं पटना आया, तो हमको एम्स पटना, उस समय जहाँ मैंने जिंदगी की खूबसूरत 17 साल बिताया, हमको असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिली।
बहुत सारे लोग नाराज थे कि एक 33 साल का लड़का हेड ऑफ डिपार्टमेंट कैसे बन गया, और एक डिसीजन गया कि नहीं, हम लोग इस डिपार्टमेंट को स्क्रैप कर देते हैं। डिपार्टमेंट को स्क्रैप कर दिया गया, और इसी की तस्दीक बोर्ड ऑफ गवर्नर जो होती है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में, उसमें होनी थी, और मैंने रिप्रेजेंट किया, कहा कि यहाँ पर मौका था अपने मूलभूत सिद्धांतों को, मैं पीडियाट्रिक सर्जन बनना चाहता था, मैं बिहार को सर्व करना चाहता था, लेकिन लोग हमको, चूंकि इस करने के लिए हमको एक पोस्ट चाहिए था, और उस उम्र में एक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करना था, लोगों ने लाइक नहीं किया और हमको जाना पड़ा। मैंने रिप्रेजेंट किया और मैंने बोर्ड मीटिंग में बुलाया गया, सारे बड़े लोग थे, मंत्री थे, सचिव थे, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के हेड थे, एम्स, पीजीआई, केजी मुंबई और चेन्नई मेडिकल कॉलेज, सारे डायरेक्टर्स थे, सारे लोग बैठे हुए थे। हमको बोलने के लिए कहा गया था। यहाँ मैं लेना चाहूंगा नाम उस आदमी का जो उसमें हेल्थ सेक्रेटरी था, सीके बासु। मिस्टर सीके बासु ने बोला कि कल 33 साल के एक लौंडे को मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं बनाऊंगा। दैट वाज हिज वर्जन एंड वाज वेरी ब्लैटेंट सेइंग दिस। मैंने बोला सर, हमको इस बात पे कोई एतराज नहीं है कि आप हमको हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाए या नहीं बनाए। मैं एज ए फैकल्टी, एज ए संकाय सदस्य, मैं अपने मरीजों को सेवा करूंगा। और यहाँ पर बैठे हुए हैं लाला सूर्यनंदन प्रसाद, जो छोटे मोटे नहीं, पूरी दुनिया में स्थापित पीडियाट्रिशियन है। पूछिए इनसे कि कितनी बार इन मरीजों को इन्होंने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता भेजा है इलाज के लिए। अगर ये नहीं बता सकते हैं तो मेरे पास ही 2 महीने का रिकॉर्ड है। 20 बच्चों को बाहर भेजा था, अब 20 को मैंने यहाँ ऑपरेट किया है। हमको इस बात का एतराज नहीं है कि आपको हमको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाइए कि नहीं, ताकि जहां से मैं आया था हमको वहां भी ऑफर है एज ए फैकल्टी ज्वाइन करने का, लेकिन मैं अपने स्टेट को सर्व करूंगा। मेरा ये जॉब नहीं है, मेरा पैशन है। तो बोले कि मैं तुमको नहीं दे सकता, तुम्हारी उम्र अभी कम है। बोले कि सर, उम्र ही अगर तकाजा है, उम्र ही क्राइटेरिया है, तो 22 साल का एक लड़का जो बीएससी करके एक यूपीएससी एग्जाम देता है, 1 साल की ट्रेनिंग के बाद जब पूरा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल करता है 33 साल की उम्र में, इतने सारे एंट्रेंस एग्जाम, एमबीबीएस, पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट डॉक्टरल, एमसीएच, उसके बाद कितने इन बीच में एग्जाम पास करने का 12 बेड का मैं एक वार्ड नहीं चला सकता हूँ। लेकिन बहुत बोलता है, इसको दे दो। It was swim against the tide and the journey start from that place. शुरुआत जिंदगी की उसी जगह से हुई। तो आपको कभी कभी एक लेना पड़ता है, एक बातों के लिए एक आपको फ्रंट लेना पड़ता है, आपको एक रास्ते बनाने पड़ते हैं, आपको लोगों से हेड ऑन होना पड़ता है, तभी बात बनती है जब ऐसी सिचुएशन आए। कभी जिंदगी में इस बात का मलाल मत रखना कि आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा तो लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। कहे कि शेर को कभी कोई नहीं कहता है यार शेर हमको क्यों खाएगा। कुछ लोग कार्निवोरस नेचर होते हैं, उनका नेचर ही होता है दूसरे को खा जाना, दूसरों को मिटा देना, और जिंदगी में इतना होपफुल नहीं हुआ होता है। तो आपको प्रीडेटर से बचने के लिए जरूरत है। आज के दिन में जबकि इतनी डेवलपमेंट हो चुके हैं, हमको जरूरत दिक्कत नहीं होती इन कार्निवोरस से, बट आदमी के रूप में भी बहुत से कार्निवोरस समाज में छिपे हुए हैं, उनसे आपको बच के रहने की जरूरत है। जब चीजें सही नहीं हो तो आपको अपने आप पर खड़ा होना होता है, अपने अधिकार के लिए और अपने कोने के लिए। जिस जमीन पर आप खड़े हैं उस जमीन के लिए आपको प्रेशर मिलेगा, लोग साइड लेने की बात करेंगे, फैक्शन, छोटे छोटे ग्रुप की बात होगी। इन सब में जाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को कूच करने की जरूरत नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे, जिंदगी के अंतिम समय में आपको अपने को जवाब देना होता है, किसी और को नहीं। सो जो भी आप कर रहे हैं उसमें कंसंट्रेट कीजिए, बेस्ट करने की कोशिश कीजिए, ट्रेन कीजिए, लोगों को सिखाइए, अपने भी केयर करना सीखिए, और किसी मकसद के लिए, किसी उचित लक्ष्य के लिए अगर लड़ना पड़े तो उसको भी लड़ना चाहिए। और कभी किसी इंडिविजुअल से लड़ाई नहीं होती है, विचारधारा से लड़ाई होती है। इंडिविजुअल बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटे स्तर की चीज है, इसलिए व्यक्तिगत लड़ाई कभी नहीं बननी चाहिए, हमेशा विचारधारा की लड़ाई होती है। और इतिहास ही बताता है कि जिन्होंने विचारधारा की लड़ाई लड़ी है उसको इतिहास ने गले लगाया है। जब भी जिंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ कोर प्रिंसिपल्स होते हैं, उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जिसको एबीसी बोलते हैं। 36,000 फीट पर जब जहाज लड़खड़ाता है, आप इंडिगो से जा रहे हो, स्पाइसजेट से जा रहे हो, आप गो से जा रहे हो, किसी से जा रहे हो, आप कभी नहीं सोचते हैं कि कितना बड़ा उसका लॉन्च था, अच्छा कितना अच्छा खाना सर्व किया, कितने गलीचेदार उसका सीट था। आपकी केवल 2 चीज ध्यान आती है कि जो एयरबस है स्टैंडर्ड है कि नहीं, और जो पायलट चला रहा है वो ठीक है कि नहीं। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है बेसिक्स पर काम करना, और जब आप बेसिक्स पर काम नहीं करते हैं तो एक्सीडेंट्स होते हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बच्चा जो लेटा हुआ है, हमारे यहाँ 10 साल से लेटा हुआ है। क्या प्रॉब्लम था? ये प्रॉब्लम था, इसको ऑपरेशन होना था और प्रॉपर हिस्ट्री नहीं ली गई या प्रॉपर हिस्ट्री नहीं बताई गई, और इसके चलते इस बच्चे को एलर्जी थी जो छिपाया गया, उसके चलते एनाफिलैक्सिस हुआ। बच्चे को टाइमली इंट्यूबेट नहीं कर पाया गया, पूरा अस्पताल में चला गया था। बहुत मेहनत करने के बाद ट्रेकियोस्टोमी हुई, तब तक ब्रेन को 2 मिनट ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो ब्रेन काम करना बंद कर देता है। बच्चे के साथ हो चुका था, बच्चा वेजिटेबल हो गया है, आज भी हमारे वार्ड में पड़ा हुआ है और हमको रिमाइंड कराता है कि बेसिक पर नहीं काम करने से अब किस हालात में हजारों हजार सर्जरी की हम लोगों ने यहाँ पर सक्सेसफुल सर्जरी की है। लेकिन ये बच्चा हमेशा याद दिलाता है कि कहीं ना कहीं एक बार जो चूक होती है वो चूक जो है अमिट छाप छोड़ के चली जाती है और अजीब तरह के संवेदनाओं से हमको उभार देती है। एक्सपीरियंस जरूरी है। आप जो भी कर रहे हैं, कोई भी क्राफ्ट में 10,000 घंटे का रूल है, चाहे वो आर्ट हो, चाहे साइंस हो, चाहे एथलेटिक हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे साहित्य हो। आप अगर 10,000 घंटे लगाएंगे तो आप एक क्लास में आ जाएंगे, क्लास 1 में आ जाएंगे। कोई भी ओलंपिक एथलीट्स, कोई भी परफेक्शनल डेंटल कुली, और आज के डेट में आज के जो मॉडर्न डेंटल कुलीज हैं या कोई भी फिजिशियन है, उतना घंटा लगाना पड़ता है। यही कारण है कि MBBS के बाद 3 साल पोस्ट ग्रेजुएशन और 3 साल रेजिडेंसी 6 साल कराया जाता है कि 10,000 घंटे एटलीस्ट वो आदमी वो ऑपरेशन में मरीजों के साथ बिताए, सो दैट कि उससे गलतियां आगे नहीं हो, वो एक सेफ सर्जन बन सके। जिन्होंने अपने अपने आराम के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए इन घंटों को कर्टेल किया है, उनको बड़ी महंगे तरीके से इसकी भरपाई अपने मरीजों को नहीं ठीक होने के रूप में चुकानी पड़ती है। एक चीज और सिखाई जिंदगी ने कि जो चीज ऑब्वियस है हमेशा वही चीज सही नहीं होता है। एक बच्चा बहुत नजदीक से आरा से ही आया था और बड़ा क्लियर कट केस ही गैस्ट्रिक वाल्वुलस का है। आप देख सकते हैं कि कप और कप फिल्ड विद फ्लूइड एंड स्पिल कर रहा है। बड़ा क्लासिकल केस होता है। हम लोगों ने ऑपरेट कर दिया और बच्चा इतना चिल्लाता था कि मैं तो अंदर से कांप जाता था, इतना इतना पेन। समझ में नहीं आया कि जो प्रॉब्लम था उसकी सर्जरी होगी तो चिल्ला क्यों रहा है। मरीज इतने अंधा भक्त थे, बोले डॉक्टर साहब कुछ भी हो जाए मैं दूसरे जगह नहीं जाऊंगा, मैं आप ही से इलाज कराऊंगा। अल्टीमेटली 14वें दिन हम लोगों ने फिर से पेट खोला और पाया कि उसको ट्यूबरक्लोसिस है। और उस समय जब पहली बार खोला गया तो उस समय ट्यूबरक्लोसिस नहीं था, वर्चुअली इवोल्यूशन में था। जिंदगी में जो आप देखते हैं, जो दिखाई पड़ता है, हमेशा उसको क्वेश्चन कीजिए और हमेशा इस बात को बताइए, सोचिए कि क्या और बेहतर तरीके से हो सकता था। हमारा बॉस हमेशा हम बोलते थे कि जब भी चाकू उठाओ तो ये सोचो कि क्या ये सर्जरी और बेहतर तरीके से की जा सकती थी। तुम उनसे पूछो अपने आप से कि क्या ये जो जानकारी है, इस जानकारी का यूज करके मरीज को हम और कम तकलीफ दे सकते थे, लेस इन्वेजिव सर्जरी कर सकते थे, ऑप्शंस कुछ और हो सकता था। तो ये चीजें अगर आप अपने से पूछते हैं तो मरीज के लिए आप और उन लोगों के लिए आप अच्छा करते हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया है। स्पीड को कभी अपना ईयर मार्क नहीं बनाया, बहुत जल्दी ऑपरेशन कर दिया गया और क्या यार वो तो बिजली की स्पीड से करता है। ये बहुत फेमस एक पोर्ट्रेट है। इसमें पहले कहा जाता था कि जो जितना जल्दी सर्जरी करे उतना बड़ा सर्जन होता है। इसमें सर्जन इतना जल्दी उसका पैर काटा एक कंपटीशन के लिए। आप देख सकते हैं कि अटेंडेंट जो डॉक्टर जो असिस्टेंट था उसका अपना डॉक्टर का, उसके भी 4 उंगलियां काट डाली। तो इस सर्जरी का जो समय था जब बहुत जल्दी और बहुत तेजी से सर्जरी करनी थी, एक समय था। आज सर्जरी में एनास्थेसिया और दर्द दूर करने के लिए एनाल्जेसिया, ये सब चीजें आ गई हैं। तो सर्जरी को हमेशा आराम से करना चाहिए और हर एक चीजों को सोच समझ कर कि क्या काट रहे हैं उसको 3 बार 4 बार कंफर्म करके ही काटना चाहिए, नहीं तो उसका खामियाजा बहुत महंगे तरीके से भुगतना पड़ता है। जब भी आप काम करें तो अपना लिमिटेशन जाने कि मैं कर क्या सकता हूँ। अगर आप नहीं लिमिटेशन जानते हैं तो आपसे गलतियां होंगी और आदमी को उससे डरना चाहिए जो किसी से नहीं डरता है। इसी तरह सर्जन भी हम लोग अपने एरिना में बोलते हैं कि उस सर्जन से डरना चाहिए जो बहुत बोल्ड है, कहीं को कुछ भी कर सकता है। तो लिमिटेशन जानना जरूरी है। एक कहानी मैं सुनाना चाहूंगा यहाँ पर। नवादा का एक पेशेंट था, एक लड़की थी 5 साल की, ऊपर से गिर गई थी, 2 सीढ़ी से गिरी थी, 2 सीढ़ी, और उसका दाएं तरफ बहुत बड़ा मांस बना हुआ था। मेरे मित्र हैं रेडियोलॉजिस्ट में,
उनके साथ मैंने 3 बार डिस्कशन किया, सीटी स्कैन कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, बार बार अल्ट्रासाउंड कराया, और हम लोग इस बात नहीं कर पाए कि इसको कैंसर है किडनी का, कि किडनी में चोट लगी है। ऑपरेशन शुरू हुआ 10 बजे से, और मालूम हुआ कि चोट ही थी। उन्होंने 2 स्टेप जो बताया था वो पूरे लंबे स्टेप से गिरी थी, बाद में उन लोगों ने बताया, और किडनी 2 टुकड़े में बट गई थी, और बीच में पूरा यूरिन भर गया था, चारों तरफ एडेशंस बने हुए थे। 10 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ, 3 बजे शाम को करते करते एक ऐसी जगह हुआ कि जो मेन वेसल होता है, जिसको बड़ी नली नली बोलते हैं, आईवीसी, उसमें छेद हो गया और पूरा का पूरा फील्ड खून से भर गया। मैंने उसको प्रेस किया और एक वैस्कुलर क्लैंप है मैंने लगाया। थकान से बुरा हाल था, और थकान में जब फ्रस्ट्रेशन हो तो थकान की जो वीरता है उसको कई गुना बढ़ा देती है। जब उत्साह हो तो थकान नहीं मालूम पड़ती है। स्थिति ये थी कि बुरी तरह थके हुए थे। मैंने अपने कलीग से, जो दूसरे डिपार्टमेंट के थे, जो उस समय अवेलेबल थे, मैंने उनको बुलाया। बोले कि तो आप भी कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया? बोले नहीं, हम लोग 2 आदमी हैं, हम थे, प्रोफेसर राय थे, डॉक्टर मिथिलेश राय, हम लोग थके हुए हैं, हम लोग फ्रेश आदमी चाहते हैं। एक एक सर्जन मिलके 2 नहीं होते, एक एक सर्जन मिलके 11 होते हैं। उन्होंने रिपेयर किया और बच्ची घर ठीक होके गई। उसके गार्जियन 6 साल के बाद जब शादी के लिए हो रही थी, उन्होंने कार्ड लेके 7 साल के बाद कार्ड लेके मेरे पास आए कि बेटी की शादी करने जा रहे हैं, आपका बहुत बड़ा कोऑपरेशन है। हम लोग ऊपर वाले का कोऑपरेशन है। यही घटना उस सर्जन जिसको मैंने बुला के करवाया था उनके साथ घटी। वो एक किडनी का, एक एडल्ट में एक किडनी का ट्यूमर कर रहे थे और आईबीसी कट गया। उन्होंने हेल्प नहीं मांगा और कोशिश में कि हम इसको बंद कर लेंगे, इस स्यूडो कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में वो बंद करने गए। वो आदमी ब्लीड किया और ब्लीड करके मर गया। बाद में जब मॉर्टेलिटी मीटिंग में वो बात आई तो मैंने उनको याद दिलाया कि आज से 12 साल पहले आपने यही काम किया था, मैंने आपको बुलाया था और आपने वही काम नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। ऑलवेज आस्क हेल्प जब आप ट्रबल में होते हैं। हेल्प मांगना आपकी कमजोरी नहीं है, आपका डिफिट नहीं है, आपके ईगो को हो सकता है थोड़ा चोट पहुंचे। तो ऑलवेज कहा गया है कि बेटर टू किल योर ईगो देन किलिंग योर पेशेंट। जब भी आपको उड़ना है ना, उसके पहले चलना सीखें। और जो चल नहीं सकते हैं वो उड़ नहीं सकते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और इस कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा ये बात कितनी जरूरत है। मैं फर्स्ट ईयर पीजी था, रायपुर की बात बता रहा हूँ। शाम का वक्त था, शाम को 7 बजे एक बच्चा पथरी लेके आया था और हम लोग लोकल में उसको पथरी पेशाब की थैली का निकाल रहे थे। जब मैं थैली के पास पहुंचा तो जो प्रोसेस है, एक सिरिंज लेके खींचना पड़ता है कि इसमें यूरिन है कि कुछ और है, मैं करना चाहा तो वहां जो एक सीनियर थे, 4-5 सीनियर खड़े थे जो एग्जाम गोइंग थे, उन्होंने बोला क्या यार कितना तो डरपोक है, काट, सामने दिखाई पड़ा यही ब्लैडर है। और मैंने काट दिया और वो ब्लैडर नहीं था, वो आंत थी, कट गई। उसी समय लाइट भी चली गई। खैर कोई एनास्थेटिस्ट नहीं है, बट हम लोगों ने पूरा फिर अपने से उसको पूरा बेहोश किया, एब्डोमेन खुला। पहली बार आंख से हाथ जोड़ने का काम मैंने उसी केस में किया। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस था और उसका खामियाजा क्या हुआ, नेक्स्ट डे जब राउंड में हमारे हेड प्रोफेसर तिवारी आए तो उन्होंने बोला कि ये क्या हुआ है जी? तो सर पेशाब के रास्ते से पथरी निकाली गई है। तो नाक में नली क्यों डाली गई है? सर हाथ कट गया था। यही एक काम तो नहीं करना था, किसने किया? और मेरी हालत खराब थी। पहले तो आप बाहर से गए हैं बिहार इस जगह से, तो आप तो ऐसे ही आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप और लोगों से 200 टाइम बेहतर है। वहां पर भी यही स्थिति थी। उन्होंने, सब लोगों ने मेरे तरफ देखा, लेकिन उस आदमी ने जिसने काटने के लिए बोला था बाहर में रख के, बोला सर मैंने किया है। और उसका खामियाजा उसको यही मिला कि उन्होंने बोला कि अगला एग्जाम में आप अपियर नहीं होइएगा, 6 महीने के बाद अपियर होगा, आपको बहुत सीखना है। मैंने बहुत नजदीक से देखा कि तकलीफें क्या होती है उस आदमी के चेहरे पर, जो जिसकी गलती थी भी नहीं। उसने एक स्टेटमेंट दिया था और मैंने उसको किया, उसने अपने ऊपर ले लिया। सीनियर को, लीडर को कैसे आगे आना होता है, आज भी उस आदमी को जो जागीर में प्रैक्टिस करता है, मेडिकल कॉलेज में है, मेरे दिल में उसके लिए श्रद्धा है। उसने मेरा नाम नहीं लिया। ऐसा नहीं कि मैं बच गया, मैं एक बार फेल कर जाता अगर ऐसा होता तो। ऐसा इसलिए कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना भी बहुत बड़ा साहस का काम है और बहुत कम लोग इसको कर पाते हैं। तो साहसी बनिए, गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए और कभी भी अनसर्टेनिटी को आप नजरअंदाज नहीं कीजिए। जहां जाइएगा सोचिएगा कि हाँ सब कुछ मिलेगा और पाइएगा कि वहां कुछ नहीं है। ये चीजें सर्जरी में इससे अधिक नहीं होती है। हम लोग ऑपरेट कर रहे थे, प्रोफेसर हाई थे, हाउस सर्जन की बात है पटना मेडिकल कॉलेज की, और
दिगंबत हो गया। उस समय जो वो थे, वो बेचारे, हम लोग अपेंडिक्स खोल रहे थे, मिल ही नहीं रहा था। वो बाहर से आए, मैं थे, अरविंद श्रॉफ साहब थे जो अभी कार्डियोलॉजिस्ट है, वो आए, आओ आओ मैं खोजता हूँ। वो भी खोजे, सीनियर थे, बहुत सीनियर थे, उनको भी नहीं मिला। रीजन क्या था कि अनसर्टेनिटी थी, हम लोग उस चीज को देख नहीं रहे थे जो देखना चाहिए था। भाई साहब चुपचाप बैठे रहते थे कमरे में जहाँ सर्जरी चलते रहती थी। उनको बोला गया कि सर मिल नहीं रहा है। वो बोले कि मैं आता हूँ। और जहाँ, चूंकि उन्होंने रास्ता टेरेन सफर किया होगा, सीनियर थे, उन्होंने एक जगह हाथ रखा, बोला कि यहाँ पर देखो यही होगा, और वही था। तो ये अनसर्टेनिटीज वही पहचान पाते हैं, पुस्तकों में है नहीं लिखी गई इसकी कहानी, बहुत सारी चीजें किताब में नहीं लिखा होता, हाल इसका ज्ञात होता है और वो की जुबानी। तो सर्जरी में ये बातें बहुत बहुत ही शिद्दत से ये बातें देखी जाती है। इसलिए एक सर्जन और एक जो उसके असिस्टेंट होते हैं, उसका रिलेशन किसी भी मानवीय रिलेशन से बहुत बड़ा होता है। लोग उस रिलेशन, जिस सिंचाई को रिलेशन छूता है, वो वैसा मिसाल मैं शायद ही देखने को मिला हो। मेरे साथ जो काम किए हैं और जो कर रहे हैं उनके लिए, और जिनके साथ मैंने काम किया, कभी मैं इंटरेक्ट करता हूँ, उनके साथ जो मैं काम किया हूँ, वो जो बॉन्डेज हम लोग रखते हैं, वो बॉन्डेज और किसी रिलेशन में मैं नहीं खोज पाया हूँ। और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि इस बॉन्डेज को मैं एंजॉय करता हूँ। तो पहली बार मैंने 2015 में, हम लोग तो एक ऐसे जनरेशन से सर्जन रहा है जो पहले तो ओपन सर्जरी सीखे, और फिर दूरबीन की सर्जरी आ गई, उसको भी सीखना पड़ा। कितना कितना अजीब लगता है कि आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, प्रोफेसर हैं, आप ऑपरेट कर रहे हैं, और पूरा वार्ड बॉय से लेकर टेक्नीशियन तक सब लोग देख रहे हैं कि आप किस तरह फंबुल कर रहे हैं। क्या कि जो 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 विधा है, रास्ता तो वही है, और हर एक आदमी को उस रास्ते में गिर के संभल के और फिर गिर के चलना पड़ता है। तो इस सर्जरी जब पहली बार 2015 में हम शुरू किया, तो मैंने एनेस्थेटिस्ट को पहले बोल दिया कि पहली बार करने जा रहे हैं। हालांकि मैंने 4 जगह ट्रेनिंग ली थी, मैं इसकी ट्रेनिंग मुंबई से लिया, चेन्नई से लिया, मैं ऑस्ट्रेलिया से इसकी ट्रेनिंग लिया। बट ट्रेनिंग लेना और करना दोनों में बहुत अंतर है। बातें, आप रसगुल्ला के बारे में कितना बात कर रहे, कितना स्वादिष्ट है, जब तक मुंह में नहीं जाएगा पता नहीं चलेगा कि क्या स्वादिष्ट होता है। वही होता है सर्जरी में, जब तक आप नहीं अपने कीजिएगा 2D विजन जो होता है, जो आप इमेज में देखते हैं, उसको 3D में कन्वर्ट करना होता है दिमाग में, और तब आपको मैनिपुलेट करना होता है। डेप्थ परसेप्शन नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है, एक छोटी सी जगह में एक लंबे से डंटे के सहारे काम करना बहुत ही ऑकवर्ड होता है। लेकिन इस विधा के बहुत एडवांटेजेस भी हैं। हम लोग ऑपरेट कर रहे थे, प्रॉब्लम हुआ कि जब सीने का बात आया, स्टिच करने का बात आया, अंदर घुस के निडल कहीं खो गई। पूरे एब्डोमेन में नीडल खोजते रहे, 3 घंटा हो गया। 4 बजे ऑपरेशन खत्म हुआ, 7 बज गया। 3 असिस्टेंट थे, खोजते खोजते एक असिस्टेंट बोला, सर एक चीज चमका है लीवर के ऊपर। आप समझ सकते हैं कि जांघा के पास ऑपरेशन हो रहा है और लीवर छाती के पास होता है, वो नीडल जाके वहां चिपकी हुई थी। निकला, और हम लोगों ने दूसरी बार जिंदगी में सांस लिया, उसको बोलता है सेकेंड रिलीफ, वो हमने फील किया। तो सर्जरी में चीजें हैं, और हर एक आदमी को इसके साथ रूबरू होना होता है। हम लोगों को इनोवेशन करना होता है। आज जो हम कर रहे हैं, आज जो हम एंजॉय कर रहे हैं, हमारे प्रीडिसेसर्स, हमारे पूर्वजों का किया हुआ कर्म है, उनके नई नई विधाएं उन्होंने की है, उसको हम लोग जी रहे हैं। हमारा भी काम है कि उसको रिपे करना। और रिपे कैसे किया जाता है, अपने तरीके से सोच के और क्या करें। और इसको आप देख सकते हैं, नेगेटिव प्रेशर शील्ड, यहाँ आप देख रहे हैं कि इस तरह से कोरोना काल में किस तरह से लोगों ने नए नए इनोवेशन किए। केवल एम्स पटना में 55 इनोवेशन हुए इस समय में। तो लोगों को, और आप इंटेलिजेंट ब्रेन है और बहुत ही प्रिविलेज्ड है, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सब आप काम करें। एक बात मैं बातचीत के तरीकों के बारे में बताना चाहूंगा कि बहुत सारी बातें वो होती हैं जो बोल के नहीं बताई जाती। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कम्युनिकेशन इज हियरिंग इज व्हाट इज नॉट सेड, और इसको बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। मैं 33% बात ही केवल शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। बाकी बातें आपके हाव भाव से, बॉडी के मूवमेंट से, आपके चेहरे के भाव भंगिमा से, आपके भाव, आपके लिप, आपके आंख, आपके गर्दन और आपके हाथ के मूवमेंट से पता चलती है। और फ्रेंड्स, इन बातों को जो नोटिस करता है वो सक्सेसफुल होता है। कहा कि जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा,
तब तक बातें बनती नहीं है। और ये कम्युनिकेशन स्किल हमको और आपको सबको सीखना है। होता क्या है कि वार्ड में आप जाते हैं तो उन सारी गंदगियों को सीख लेते हैं जो हमारे सीनियर्स के साथ होती हैं। चिल्ला देना, किसी को किसी को छोटा दिखा देना, किसी को अपमानित करना, यार तुमको ये भी नहीं आता है। चुप रहने से भी बहुत सारी चीजें होती हैं, और ये चुप रहने की विधा और चेहरे से प्रकट करने की विधा एक आर्ट है जो डॉक्टर्स को सीखनी चाहिए। देखो, हम लोग डायरेक्टली रूबरू होते हैं मरीजों से। आपकी बच्चे जो इनोसेंट फॉर्म में, तो बच्चों का सर्जन हो, चेहरा देख के मुस्कुराने लगते हैं। माँ क्या करती है, माँ बोल भी नहीं पाती ना बच्चा समझ पाता है। ये तो बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, और उसको मालूम है। जैसे आप सर्जन हैं, आप हीलर हैं, आप वहां पर जाते हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपका ऑरा, आपका जो पॉजिटिव वाइब्स है प्लस बॉडी लैंग्वेज काफी है सामने वाले को तकलीफ में डालने के लिए या खुश करने के लिए। बहुत बार टोन जो वर्ड का होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो आपका एटीट्यूड शो करता है। तो जब भी आप बोलें तो खाली वर्ड्स ही जरूरी नहीं है, किस टोन से बोला जाता है उसको भी देखा जाना चाहिए। और ये बहुत बार चीजों को बना सकता है, तोड़ सकता है। आप हमको अभी भी याद है, एक राउंड की बात है, एक बात कही गई और मरीज फपक फपक कर रोने लगा। बात सिंपल ही थी, लेकिन जिस टोन में कही गई, कहा गया यार इसको कफन की जरूरत है, एंड दैट वाज ऑल फॉर द अटेंडेंट एंड एवरीबॉडी टू क्राई। तो वर्ड्स को चुनना पड़ा था, कौन बचने के लिए आया, किसको कफन की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको तरीके से उस बात को पहुंचानी होती है। और दो मोनोलॉग कभी एक डायलॉग नहीं होते हैं। आपको एक एक्टिव लिसनर होना होता है, जो सामने वाला बोल रहा है सुनना होता है, उसकी आंखों में देखना होता है, उसके समकक्ष बैठे रहना पड़ता है, उसके लेवल पर आना पड़ता है। आप कभी भी बड़े होकर आप छोटों की बात नहीं सुनते, आपको घुटने का बल आना पड़ता, तब उसकी बात समझ में आएगी। अगर वो बहुत आईक्यू नहीं है तो आपको उसके आईक्यू में बात करना पड़ेगा। अगर उसको अंग्रेजी हिंदी नहीं आती है तो मैथिली में, भोजपुरी में और मगही में बात करनी पड़ेगी। ये मोनोलॉग नहीं होना चाहिए। आप कुछ बोले, वो कुछ बोल रहा है, ये डायलॉग होता है। ये डायलॉग नहीं होता है, कम्युनिकेशन नहीं है। और जब भी आप बात करें मरीजों से, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और एम्पैथी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कम बात की जाए तो अच्छा है। एम्पैथी ही है कि जब आप सामने वाले को शू में अपना पैर डालें, उसके जूते में अपने को रखें, उसके जगह पर अपने को रखें, अगर फील करें कि वही चीज सही है, तब वो चीज सही है। नहीं तो आप अलग अलग देखेंगे तो 6 और 9 की दूरी हमेशा रहेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कंसेंट। कंसेंट मतलब सहमति देना। इसके 5 कंपोनेंट है। जब भी आप एक्सप्लेन करने जाए मरीजों को ऑपरेशन के पहले, तो ये बताना होता है कि आप अगर ऑपरेशन नहीं करेंगे तो इसको क्या होगा, अगर ऑपरेशन करेंगे तो क्या फायदा होगा, ऑपरेशन करने का नुकसान क्या होगा। जो चीजें कॉमन है उसको कॉमनली बताना होता है, अनकॉमन है उसको साइड रेफरेंस देना होता है। तो ये सब चीजें पूरी तरह से होशो हवास में जब बताई जाए उसको कंसेंट बोलते हैं। और ये बहुत ही जरूरी है जब भी आप सर्जरी शुरू करने जाए। दोस्तों, तकलीफदेह होता है एक सर्जन बनना। अब जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है तो ये सिमेट्री जो देख रहे हैं, कब्रिस्तान जो होता है हर एक आदमी के दिल में उतना ही बड़ा हो जाता है। हर सर्जन एक छोटा सा कब्रिस्तान दिमाग में लेके घूमते रहता है, और जब भी बैठता है तो एक बिटरनेस के साथ, एक दुख भरी यादों के साथ वो अपने फेलियर्स को याद करता है, और वही उसको आदमी बनाए रखता है, हम्बल बनाए रखता है। तो आप एक सर्जन की कहानी केवल सफलता की कहानी नहीं है, एक सर्जन की कहानी असफलताओं की भी कहानी है। हम सफलताओं को याद नहीं करते हैं, असफलताएं हमेशा हमको हॉन्ट करती हैं, हमेशा याद दिलाती हैं कि आप इस मुकाम पर चुके। और कभी कभी दूसरे को तो विश्वास दिला देते हैं, अपने को विश्वास दिलाना कठिन होता है। क्यों नहीं हमको उस समय ये बात समझ में आई। तो इन चीजों को आपकी जिंदगी में है, आप ह्यूमन बीइंग है, हम्बलनेस इसी से आता है। अपने असफलताओं को, अपने लिमिटेशंस को, अपनी सोच को, अपने इंटेलिजेंस को, जो कि सब इम्परफेक्ट है, तो हम लोग परफेक्ट नहीं हो सकते। तो गलतियों को, सारी चीजों को सक्षम करते हुए भी पब्लिक हमको माफ कर देती है। मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा यहाँ पर, किस तरह पब्लिक माफ करती है। हमारे प्रिय टीचर
गोपाल प्रसाद सिन्हा जी, जो बाद में पॉलिटिकल लाइफ भी ले लिए, फाइनल ईयर में पढ़ाया करते थे, कि उसाहार में पोस्टेड थे। सहार संदेश एक जगह है आरा के पास, गांव में थे, क्योंकि पहले रूरल पोस्टिंग मैंडेटरी थी 3 साल की, तो बेचारे वही कर रहे थे मेडिकल कॉलेज में आने के पहले। उन्होंने MBBS किया था, मेडिसिन में PG किया था, और ऑस्ट्रिया से उन्होंने न्यूरोलॉजी में, नस के रोगों में स्पेशलाइजेशन हासिल किया था। नाम तो बड़ा था, सारे लोग उनकी तारीफ करते थे। जब वहां पर गए तो एक आदमी आया, बोला कि सर मेरा पोता का ऑपरेशन कर दीजिए, हाइड्रोसिल। बोले यार मैं सर्जन नहीं हूँ, मैं फिजिशियन हूँ। बोला कि कुछ नहीं है, अब बड़े आदमी हैं, बड़े डॉक्टर हैं, ये सर्जन फिजिशियन क्या होता है? लेमन को कौन बताया कि सर्जन फिजिशियन क्या होता है? वो आकर बैठ गया घर पे धरना देकर, मरता क्या ना करता। कंपाउंडर बोला कि सर सब लोग तो करता ही है, क्या है सब कर दीजिए, आप भी ना मेडिकल कॉलेज में तो पढ़े ही हैं। गया, उन्होंने ऑपरेट किया, और जब ऑपरेट किया तो कभी किए तो थे नहीं, सारी डिग्री तो मेडिसिन में ली थी, ब्लीडिंग होने लगा, उनको कुछ समझ में नहीं आया, वो बांधे हुए अपना पूरा काट के हटा दिया। और जब हटा दिए तो उनको इस गलती का एहसास हुआ कि मैं हटा दिए, बंद करके आया। बोले कि यार इस अटेंडेंट को भी बुलाना मत, हमसे मिलवाना मत, इसको देख के हमको बड़ा तकलीफ लगेगा, मेरे से गलती हो गई। मरीज का अटेंडेंट, जो मरीज था वो 4 बार आया, 5 बार आया, आई बोल देता था पटना गए डॉक्टर साहब, पटना गए रहते हुए भी। एक दिन कंपाउंडर आके बोला सर मिल लीजिए ना, तो कुछ ले वो क्या है, चेहरे वैसे नहीं, खूब नाराज है। गए तो चूड़ा रखा, दूध रखा, घी रखा, और मिठाई उठाई लेके आया। तो सर कितना बढ़िया ऑपरेशन किए हैं, उस तरफ कुछ नहीं पता चलता है, दूसरा तरफ का भी फूलने लगा, उसको भी ऑपरेशन कर दिया। फ्रेंड्स, गलती हुई, मरीज ने माफ किया और आपको दोबारा मौका दिया, दूसरी बार गलती नहीं करनी। इन सब बातों कहने के बाद मैं ही कहना चाहूंगा कि मैं क्यों सर्जन बनना चाहता हूँ। ऐसी क्या चीज है कि मैं फिर से करना चाहता हूँ, ऐसी क्या जिंदगी है जो मैं फिर से जीना चाहता हूँ, जबकि ऑप्शन सारे अवेलेबल हैं। और आज के डेट में जब जो होता है प्रोफेशनल स्वतंत्रता होती है, वो कंप्रोमाइज हो गई है। बार बार केस मुकदमा होते रहता है डॉक्टर्स पर, सर्जन्स पर, और नेक्सस बना हुआ है, एक गठजोड़ बना हुआ है। आप सुनते होंगे सारे लोग, कोई भी रिपोर्ट लिखे, अरे इसका कितना कमीशन इसको जाता होगा, अच्छा डॉक्टर को अमेरिका ले जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया ले जा रहा है, रशिया ले जा रहा है। तो एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जो इस शुद्ध प्रोफेशन को बहुत गंदा कर रहा है। और मेडिसिन आज तिजारत बन गई है, एक बिजनेस बन गई है, मटेरियलिस्टिक जमाने में, पैसे रुपयों के जमाने में। लेकिन तब भी मैं सर्जन क्यों बनना चाहता हूँ? अगर आप एक जिंदगी बचाते हैं तो एक दुनिया बचाते हैं। वो किसी का बाप होगा, किसी का पति होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा। अगर वो उजड़ जाता है, वो नहीं रहता है, तो सारा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। एक जिंदगी भी एक सर्जन बचाता है तो एक दुनिया बचा रहा है। इट इज बेटर टू लाइट ए सिंगल कैंडल देन टू कास्ट द डार्कनेस। तो एक तो इतना कर ही सकते हैं। और सर्जरी एक प्रोफेशन नहीं है, एक वे ऑफ लाइफ है। आप देखिएगा, अगर 4 लोग खड़े हुए हैं, एक सर्जन है, एक फिजिशियन है, एक पैथोलॉजिस्ट है और एक एनाटोमिस्ट है, तो 2 मिनट बात कीजिएगा, आपको पता चला जाएगा। जो खरा और साफ बोलेगा वो सर्जन है, जो बातों को हमेशा कॉम्प्लेक्स करके रखेगा वो फिजिशियन है। मैं किसी प्रोफेशन को बदनाम नहीं करना चाहता हूँ, मैं लाइटर वेन में बोल रहा हूँ। और जो बातों को समझे और समझने के बाद भी अपना ओपिनियन नहीं दे, पैथोलॉजिस्ट है। और जो समझने की कोशिश ही नहीं करे, सोचे कि अच्छा सब कुछ हो जाएगा तो लास्ट में देख लें, तो समझिए एनाटोमिस्ट है। तो सर्जन की जिंदगी एक ट्रांसपेरेंट लाइफ होती है और क्लियर कट होती है। और जो एल्ट्रुइज्म की बात होती है, सेल्फ सैक्रिफाइस, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस जो बात होती है, मेडिकल के हर एक विधा में है, लेकिन सर्जरी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अपना छाता आप दूसरे को दे देते हैं, अपने भीगते रहते हैं, अपने को खतरे में डाल के दूसरे को ऊपर ऊंचाई पर ले आते हैं। ये चीजें केवल सर्जरी में ही संभव है और किसी में नहीं है। और ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस जो सर्जन को है, हमको नहीं लगता है किसी को। एक बच्चे को आप छू दीजिए, एक आदमी को कहीं पे थप्पड़ मार दीजिए, तो अब कितना बड़ा मसला हो जाता है। आप ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, आप क्या काटते हैं, क्या जोड़ते हैं, क्या करते हैं, सब लोग हाथ जोड़ के बाहर निकलने के बाद आपको नमस्कार ही करता है। ई ट्रस्ट और ई कॉन्फिडेंस, मैं कभी सोचता हूँ
तो हमको लगता है कि इतना विश्वास तो किसी अपने पर भी नहीं होगा जितना वो लोग हम लोगों पर करते हैं। इस ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस की ही जो बात है, जो हुसैन, हाँ तो शुरू करो हमारे। ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस की जो मिसाल है, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस की मिसाल है कि हम जब भी ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं और जब भी बाहर आते हैं तो जो पब्लिक परसेप्शन है और आपका अपना कॉन्फिडेंस आपने किया, इसका कोई जोड़, इसका कोई कंपैरिजन, इसकी कोई तुलना हमको नहीं मिलती है। इतना विश्वास और इतना एक दूसरे को समझने के बाद सर्जन जब ऑपरेट करता है तो केवल चाकू से वो घाव ही ठीक नहीं करता है। एंड डियर फ्रेंड्स, मैं इस बात को बहुत तरीके से बताऊंगा। जो बहुत गंदा आदमी होता है वो बहुत बड़ा सर्जन नहीं होता है, बहुत बड़ा फिजिशियन नहीं होता है। एक ऑरा होता है, एक पॉजिटिव वाइब्स होता है। मैं जानता हूँ अपने टीचर्स को, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा कंट्रोवर्सी में नहीं जाने के लिए, जो बैठ के रात को साधना करते थे, सितार बजाते थे और उससे जुड़ते थे ऊपर वाले से, और एक सिंपल वही टैबलेट दूसरा लिखता था, वही टैबलेट वो भी कम्प्लेक्स का लिखते थे, मरीज ठीक हो जाते थे। तो सर्जन केवल चाकू से नहीं देता है, अपना फेथ, अपना पॉजिटिव वाइब्स भी देता है, उसके चलते मरीज ठीक होते हैं। और हर एक सर्जन हर एक पेशेंट को अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा दे आता है अपने तरीके से। है कि जिस तरीके से जिस कंसंट्रेशन से जो काम होता है, अगर मैं पीछे कभी बैठ के चैम्बर को वो टीम चैम्बर में देखता हूँ जो मेरे कलीग कर रहे होते हैं, वो किसी भी ध्यान की स्थिति से कम नहीं होता है। तो ये ध्यान की स्थिति इस सर्जन को ही अवेलेबल है, वो कंसंट्रेशन और वो डेडिकेशन, वो समर्पण और किसी से नहीं होता है। रिकॉग्निशन की जब बात करते हैं तो अगर आप ब्यूरोक्रेट हैं तो आपकी पहचान आपके अपने कंट्री में है, लेकिन एक साहित्यिक आदमी है, आप एक सर्जन है, टेक्नोक्रेट है, तो आप गोल्ड है जो इंटरनेशनली चलता है। आपकी ऊंचाई और आपकी पहचान किसी सीमा और किसी बॉर्डर की मोहताज नहीं है। अगर आप अपने फील्ड में एक्सेल करते हैं, आप गोल्ड होते हैं, आप हर जगह कन्वर्ट हो सकते हैं। और बाकी प्रोफेशंस जितने ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस और भी चीजें हैं, वो करेंसी नोट्स हैं जो कि एक लिमिट दायरे में चलते हैं। तो सर्जन होने का एंड बहुत पुराना ये मॉस्ले हायरार्की ऑफ नीड्स है, जिसमें होता है कि कोई पैदा होता है तो उसकी जरूरतें क्या होती है। पहली जरूरत होती है कि उसको रोटी, कपड़ा और मकान मिले, जिसको फिजियोलॉजिकल नीड कहते हैं। उसके बाद उसको होता है कि इमोशनल सपोर्ट मिले, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलते हैं जो सोसाइटी और घर प्रोवाइड करता है। उसके बाद थोड़ा और होता है कि उसको रिस्पेक्ट मिले, उसको लोग पहचान करें। ये आपको मिलता है जब आप प्रोफेशनल में एक्सेल करते हैं। और एक होता है कि अपने आप में मस्त रहें, सेल्फ स्टीम बने और दूसरे लोग आपका एग्जाम्पल दें, इस सेल्फ स्टीम होता है, फोर्थ लेवल है। एंड लास्ट इज एब्स्ट्रैक्ट सेंस होता है, जिसमें आप सच्चित आनंद की स्थिति में जाते हैं, जिसको बोला जाता है फिलोसफिकल सेंस में कि आप ध्यान के, अध्यात्म के उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं। दैट इज द लास्ट स्टेज। आप अगर सर्जन बनते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप फोर्थ स्टेज में चले जाते हैं। ये ब्यूटी है कि जो नीड्स होते हैं आप उसको फुलफिल करते हैं। रुपये पैसे की बात नहीं है, ये बात है उन चीजों की जो नेचर ने और जो समाज ने आपको दिया है। सर्जन दो चीजों पर काम करता है। इथिक्स का दो प्रिंसिपल होता है, बेनिफिशियंस मतलब फायदा पहुंचाए, एंड नॉन मालेफिशियंस उसको नुकसान नहीं हो। तो जब भी आप चाकू उठाते हैं तो आपको इन दो चीजों का ध्यान रखना होता है कि आपको मरीज को उससे फायदा हो रहा है कि नहीं, और जो फायदा हो रहा है उसके कंपेरिजन में नुकसान कम हो, यही कंपेरिजन करना पड़ता है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्जरी इज दाउ डू नो मोर हार्म। जो इलाज है वो तकलीफ से अधिक दुखदायी नहीं होनी चाहिए, यही बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिन है। और सर्जन इसको शिद्दत के साथ निभाता है, दो चीजों के साथ, एक और ईमानदारी के साथ। सर्जरी की बात मैं कर रहा हूं तो मैं केवल सर्जन की बात नहीं कर रहा हूं। सर्जन के 4 अंग हैं जिनके बारे में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एक रेडियोलॉजिस्ट होता है जो आपको आंख होता है, एक पैथोलॉजिस्ट होता है जो आईना दिखाता है कि आपने जो निकाला वो क्या था, एनास्थेटिस्ट होता है उस समय तक बच्चे को या उस आदमी को संज्ञाशून्य रखता है जब तक आप उसका चीर फाड़ करते रहते हैं, और एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है, आपने काट दिया, जोड़ दिया, उसके बाद जो तकलीफ है उसको फिर से कैसे नए सिरे से नए रास्ते पर लाना है, ये उसका काम है। तो माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों, सीनियर्स और फ्रेंड्स, सबको मैं एक बार फिर अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ।
कि आप लोगों ने इतने देर तक हमको सुना और हमारी बातों को आपने इतने ध्यान से सुना। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझना चाहता हूँ, इतने विद्वत जनों के साथ मैंने इतने समय बिताया। धन्यवाद। डियर पार्टिसिपेंट्स, आपने डॉक्टर साहब के अनुभवों को सुना, सर्जरी क्या होती है, शल्य चिकित्सा क्या होती है उसको जाना, दूसरे के दर्द को दूर करने के लिए एक सर्जन कैसे अपने दर्द को भूलकर दूसरे के दर्दों को समाप्त करता है, परार्थ में जिंदगी जीना ही सबसे बड़ी चीज होती है। मित्रों, अगर आपको कोई प्रश्न जानना है, कोई जिज्ञासा हो, तो क्वेश्चन आवर चल रहा है, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। यदुवीर जी, हाँ, रंजन कुमार दुबे प्रश्न पूछ सकते हैं। यदुवीर जी, इनको आप अनम्यूट करें, रंजन कुमार दुबे जी को। आप चैट बॉक्स में भी आपने प्रश्न लिख सकते हैं। हेलो। हाँ रंजन जी बोलिए। हाँ सर, पहले तो सर आपको मैं नमन करता हूं और आपके साथ हमारे जो गुरुजन थे मैं उनको भी नमन करता हूं, जिन्होंने इतनी बेहतर व्याख्या की। और खास करके आजकल चिकित्सा के जो गिरावट आ रही है समाज में, जो सबसे बड़ा एक चैलेंजेज है, उस पे एक बहुत बड़ा उन्होंने फोकस किया कि हम एक चिकित्सक के रूप में कैसे समाज को आज आईना दिखा रहे हैं, हम कैसे काम कर रहे हैं और इस एक्सटॉर्शन के जमाने में कैसे होना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने अपने जीवन के जिन दृष्टांतों को शेयर किया हमारे साथ कि कैसे पसीने में नहाने वाले का इतिहास लिखा जाता है, वो हम सब के लिए बहुत बड़ी चीज थी। और उन्होंने वो आज अमूल्य बहुत सारी धरोहर दी है जो हमारे जीवन में बहुत काम करेगी। और मैं उन्हें नमन करता हूं, वंदन करता हूं, मैं उनका चरण स्पर्श करता हूं कि उन्होंने इतनी सारी बातें इस चिकित्सा के प्रोफेशन में बताया और कैसे ईमानदारी से हम देश के साथ अपने राष्ट्र की सेवा करें और कैसे काम करें। तो ये हमारे लिए आज बहुत बड़ी बात थी सर। हेलो, आपकी आवाज आ रही? हाँ, आपकी आवाज आ रही रंजन, ठीक है। तो हम लोगों के लिए सर ये बहुत बड़ी बात थी और इसमें अनेक लाखों प्रश्न के जवाब सर एक साथ उन्होंने दे दिया कि कैसे हम अपने आप को स्थापित करें, जो आज समय की सबसे बड़ी चुनौती है, समय की सबसे बड़ी मांग। मैं 2 मिनट कुछ बोल सकता हूँ? जी सर। आचार्य दुबे जी सर, आप जो बातें हम लोग कर रहे हैं, ये बातें इतनी ही आज के संदर्भगत हैं आज के समय में कि हर एक आदमी को इस बात को समझना पड़ेगा। ठीक है, एक जमाना है, मटेरियलिज्म है, सब कुछ है। ये बातें केवल बातें ही नहीं है, मैं फिर बताना चाहता हूँ, ये जरूरत है इस वक्त की, ये जरूरत है हम सब की। कि हम बहुत दिन तक अपने को अपने से छुपा के नहीं रख सकते। जो चीजें हैं उसको स्पष्ट रूप से सामने आनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हर चीज ट्रांसपेरेंट है। हमने कितनी बार वकालत की है। मैं डीन हूँ, मैं पढ़ाई में भी बच्चों को बोलता हूँ जब हमारे पास आते हैं कि सर मैं फेल कर गया, एम्स में आए हैं, फेल कर गए हैं, दुखी होते हैं। तो बोले बेटा फेल कर गए तो जिंदगी खत्म नहीं हो गई है, अगेन तैयारी करो, क्या कि यहाँ से तुम निकल के जाओगे तो एम्स पटना की डिग्री लेके जाओगे। तो बोले और इसको कंपेयर दूसरे से नहीं कर सकते हूँ। तो यहाँ जो रिगरस पैटर्न है उसको तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। कमिंग टू सर्जन्स की बात होती है, आपको मैं बता दूं हमारे कलीग्स, मैं बड़प्पन की बात नहीं करता हूं, मैं बड़बोलापन नहीं करता हूं। कोई भी कलीग आज तक मैंने नहीं देखा कि जो ऑपरेशन करने गया हो, मेरी उम्र 60 साल होने जा रही है, कोई भी आदमी मैंने आज तक नहीं देखा जो चाकू लेके हम लोग हमेशा बैठते हैं, कभी भी अपना 100% दे के नहीं आता है। लेकिन आपका 100% जरूरी नहीं है कि हर समय सक्सेसफुल होकर ही आ पाए। यही बात मैं बताना चाहता हूँ। हम लोग भी मानवीय आदमी हैं, आप भी हैं, सारे लोग हैं।
तो मानवीय कमजोरियों को हमको स्वीकार करना होगा। नहीं सर, बहुत बड़ी आपने बात कही सर। आज जो समाज की सबसे बड़ी चुनौती है, आज ये प्रोफेशन कहाँ चला गया, हम लोग कहाँ खड़े हैं। बड़ी शर्मिंदगी होती है सर जब कोई मरीज एक मेरा पर्चा लेके आता है और किसी प्राइवेट नर्सिंग पे मैं नहीं करना चाहता, किसी अस्पताल से, और पता चलता है कि उसके चिकित्सा के जो खर्च है वो कहाँ से और कितने लिए गए। सर अंदर से आत्मा दहल जाती है, अंदर का सर जो एक भाव है सर निकल के बाहर आ जाता है कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। मैं दुबे जी एक बात बताना चाहूंगा। मैं इंदिरा गांधी में मैं बहुत पोस्ट पर आ स्टार्टिंग, हमको शुरुआती हेड डिपार्टमेंट से किया। आपको मैं कहानी बताई कि किस तरह से मैं लड़के माने प्रकृति विपरीत कहिएगा कि एक आदमी जो असिस्टेंट प्रोफेसर वो डिपार्टमेंट हेड करने लगा। तो हमको शुरू से ही मौका मिला डिसीजन मेकिंग मीटिंग से बैठने का। जो भी माननीय मंत्री हुए 6 मंत्री हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर के अध्यक्ष हुआ करते थे। हर बार मैं यही बोलता था कि सर पूरा इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट की कमाई एक साल में 8 करोड़ रुपए की है। आप 1 किलोमीटर हाईवे बनाते हो 12 करोड़ रुपया होता है। आप क्यों पैसा लेते हो? इसको फ्री कर दो। 1 किलोमीटर रोड पे नहीं बन सकता है। तो उनका कहना था कि आप कहना क्या चाहते हैं? हम कहना ही चाहते हैं कि जब भी मरीज मेरे बाजू में बैठता है मेरे सीट के बगल में, कभी नहीं पूछता है कि हम ठीक होंगे कि नहीं। वाला सवाल ही पूछता है पैसा कितना लगेगा। आज मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी सरकार जो प्रधानमंत्री की है, मैं उनके अग्रसोची रूप को मैं प्रणाम करना चाहूंगा, नमन करना चाहूंगा, जिन्होंने इंश्योरेंस लाया, जनधन कार्यक्रम। आज के डेट में 50 करोड़ फैमिली इलाज करा रही है पैसे के बिना। हम लोगों को तो आपको विश्वास नहीं होगा 20% लोग गरीब हो जाते हैं, गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं अपना इलाज करवाने में। बिल्कुल एक कल्याणकारी सरकार का ये रूप नहीं है। तो हमने जब बात रखी तो हमारे कलीग उसको अपोज करते थे, बोले कि आप छोड़ दीजिएगा तो पीएमसीएच हो जाएगा, इतने सारे मरीज आ जाएंगे कि हम लोग फिर कर नहीं पाएंगे। हम बोले कि आपको 24 ही घंटा मिला हुआ है ना, आप 48 घंटा काम कीजिएगा, क्यों नहीं करेंगे? हमेशा लड़ाई होती थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जहां मैं बैठा हुआ हूँ एम्स में, हमारे पीडीसीएस हमारे पुराने निदेशक मित्र जो जितने थे, हम लोगों ने इस बात को रखवाया। और मेरे को सबसे अधिक तकलीफ होती थी जब ऑपरेशन चल रहा है, आप बाहर कागज लेकर देते हो कि लेके आओ, मरीज ऐसे भागता था जिससे उस कागज में उसकी आत्मा बसी हुई है। और उस तरह से जो फ्रेंटिक जो विचार और भाव आते थे, हमको अंदर से कशिश जाता था। वो अब कागज भेज रहे हैं, उसको तो लगा है कि उसकी जान इसी कागज में अटकी हुई है। हम लोगों ने उसको बंद करवाया कि जो भी खर्चा होगा, जो भी होगा, सरकार देगी। अब मालूम है आपको, एक चीज जो बाहर में 100 रुपए में मिलती है, सरकारी रेट पर वो 10 रुपए में मिलती है। तो प्राइस भी घट गया और लोगों को अब यही चुपचाप बाहर बैठे रहते हैं लोग, सारा काम हो जाता है, बाहर आ जाता है, आपको जितना खर्चा होता है उसका एक स्लिप मिल जाता है। यही ट्रांसपेरेंसी मैं चाह रहा था, और इलेक्ट्रॉनिक जमाने में आने से ट्रांसपेरेंसी आई है। धन्यवाद सर। आपको बार बार फोन आ रहा है, लेकिन एक छोटी घटना मैं बता दूं 5-7 दिन पहले की। आईजी आइए। एक मिनट श्रेया जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? दुबे जी, हम जरा श्रेया जी की बात को भी अगले पार्टिसिपेंट को लो। रेज हैंड में श्रेया जी हैं। यदुवीर जी, यदुवीर जी जी श्रेया जी, श्रेया सिंह 964। सर मैं उपासना सिंह, वो मेरा ही नाम है, मेरी बेटी के नाम से जुड़ते हैं हम, क्योंकि उसकी क्लास भी होती है। सॉरी, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं है। एक दूसरे पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने रेज हैंड किया है, डॉक्टर वीर सनातन पूर्णेंदु रॉय, आप कुछ कहना चाहेंगे? हेलो सर, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, क्या मुझे परमिशन है? हाँ, कहा जाए। सर, आज का क्लास बहुत ही विशिष्ट था, बहुत अच्छा। सर, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं प्रोफेशन से एक डॉक्टर हूँ, और डॉक्टर होने के नाते में कुछ जो हमें कमियां थी, उसको आज हमने अपने आप में सर के क्लास से पूरा किया। प्रोफेशन में उन चीजों को मुझे मिला जो चीजें शायद मैं नहीं पा सकी थी। और मुझे लगता था कि सर ने एक बात कही कि हीलिंग के द्वारा हम चिकित्सा करते हैं। हमें लगता था कि नहीं, हमारे सब्जेक्ट वाले ही सिर्फ इसको जानते हैं और करते हैं, पर आज सर के मुंह से सुन के ऐसा लगा कि नहीं, हर सब्जेक्ट वाले इसको जानते हैं और वो भी उसे महत्व देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया जी। वीर साहब, आपका प्रश्न। जी सर नमस्कार सर, चरण स्पर्श। हेलो। हाँ जी, हाँ आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी सर के साथ जब सीके बासु जी ने कहा था कि 33 साल का यह लड़का एचओडी नहीं बन सकता है, जबकि उन्होंने जो बोला था कि 33 मरीज को आपने जो है बाहर भेजा, मैंने कितने मरीजों को भेजा है, ये बात जो सर बहुत दिल तक लगती है कि हमारे भी यूनिवर्सिटी को एक नए सर्जन की जरूरत है। इस यूनिवर्सिटी में भी सर एक सर्जन की जरूरत है, ताकि हमारा संस्कृत विधा, हमारी संस्कृत की जो उन्मदा छाती है वो भी जो है उत्कृष्ट और प्रफुल्लित हो, ताकि सीके बासु जैसे लोग हमारे प्रतिभा को दबाने का प्रयास ना करें। हम लोग भी चाहते हैं। धन्यवाद। यदुवीर जी। जी सर। धन्यवाद ज्ञापन के लिए किसी आयुर्वेद चार्ज को बुलाइए, दुबे जी को या किसी और को प्रस्तुत करें धन्यवाद ज्ञापन के लिए। जी जी जी। आयुर्वेद के कई शोधार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ओमवीर सिंह हैं, दीपक सिंह हैं। किसी एक आदमी को बुलवाइए। जी जी, दीपक डॉक्टर दीपक सिंह, आप धन्यवाद समर्पित कर दीजिए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ दीपक जी, सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, धन्यवाद समर्पित कर दीजिए आज जो हमारे अतिथि थे। जी। हेलो, बोलिए, आवाज आ रही है? आ रही। हेलो। हाँ सुनाई पड़ रहा है, बोलिए। दीपक जी बोलिए। हेलो। प्लीज कंटिन्यू। जी जी, लेक्चर तो सर इफेक्टिव ही है अपन लोगों के लिए जी, क्योंकि शल्य के बारे में बहुत ही अच्छी बातें पता चली सर ने जो कि बताया। यदुवीर जी। जी सर। जी रंजन दुबे जी हैं यहाँ पर, बीएमएस वाले, वहाँ आयुर्वेद वाले। डॉक्टर रंजन दुबे साहब। नहीं, वो शायद लेफ्ट कर चुके हैं। लेफ्ट कर चुके हैं। अच्छा ठीक है, आप साधना मैडम हैं? जी देखिए। जी सर, साधना को अनम्यूट। साधना मैडम से आप समाप्ति करवाइए इस सत्र की। साधना मैम से मैं या जिससे आप उपयुक्त नहीं, वो समझे। इस कार्यक्रम की सह संयोजिका है, इसलिए मैं उनसे जी हाँ जी, गुजारिश करता हूं कि वो हमारे जो आज के अतिथि हैं और हमारे जो मार्गदर्शक थे प्रोफेसर बिंदे कुमार जी, उनका धन्यवाद समर्पित करने के लिए इस कार्यक्रम जी को समाप्त किया। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। इस सत्र के अध्यक्षीय उद्बोधन करते हुए अध्यक्ष का कार्य निर्वहन करते हुए हमारे विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति महोदय को सर्वप्रथम मैं प्रणाम करती हूँ। और आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया सर, उसके लिए मैं बारंबार आपको आपके प्रति कृतज्ञ भी निवेदन करती हूँ सर। प्रणाम सर। और इसी के साथ में आज मुख्य वक्तृत्व के रूप में प्रोफेसर बिंदे कुमार सर, आपका हर एक क्षण
आपके साथ में हर एक क्षण आपकी कक्षा का हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणास्पद रहा, क्योंकि जिसने हमको ये भी साथ में सिखाया, आयुर्वेद विभाग के लिए तो समझाया ही समझाया, साथ ही में कि हमें कभी भी विपरीत स्थिति में किस प्रकार से शांत भाव से कार्य करना चाहिए, और ये सारी चीज भी हमने आपकी कक्षा में सीखी, आज की कक्षा में। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना अमूल्य समय हम लोगों को दिया। और साथ ही में हमारे संयोजक महोदय डॉक्टर युद्धवीर स्वरूप शास्त्री महोदय, जिन्होंने अभी तक की 92 कक्षाएं बहुत ही अच्छे तरीके से चलाई, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस सत्र में आज के जो छात्र हैं, 80 छात्र आज उपस्थित रहे हैं। आप सभी ने भी 92 कक्षाएं बहुत अच्छे तरीके से सभी बच्चे उपस्थित रहे और नियमित रूप से रहे। आप सभी को भी, क्योंकि यह हम आज की कक्षा में आप सभी का अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही इस कक्षा के शोभा हैं, तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। रंजन दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं मैडम, जरा जी, उनको अनम्यूट कीजिए। रंजन कुमार दुबे जी। हाँ, और आयुर्वेद से हैं, इनका जरा सा सुना जाए क्या कहना चाह रहे हैं। तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, जो तुम गए स्वदेश की जवानियां गई, चित्तौड़ के प्रताप की कहानियां गई। तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो। सर मैं इस्तकबाल करता हूं, मैं चरण स्पर्श करता हूं आज अपने इस गुरुवर का, जिन्होंने एक बहुत बड़ी शिक्षा दी कि जीवन में जब भी कठिनाइयां आए और जिसने पसीने से नहाया उसका इतिहास लिखा गया, और कितने ईमानदारी के साथ और कितने कर्मठता के साथ हम काम करें। मैं आपका इस्तकबाल करता हूं पूरे आयुर्वेद जगत से, और इस निवेदन के साथ कि अगर जदवीर सर एक बार और मौका मिले तो इस क्लास में सर को बुलाया जाए, कि इनका एक एक शब्द हमारे जीवन के लिए प्रेरणास्पद होगा और वो हमारे जीवन के लिए काफी कारगर होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको हृदय से नमन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। तो आदरणीय प्रतिकुलपति जी की अनुमति से आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। नमो नमः, नमो नमः, सर्वे गुण नमो नमो नमः, नमो जी नमः। जी, सभी को अभिनंदन, प्रणाम। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं और कल फिर से एक बार प्रातः 9 बजे एक नई कक्षा के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।